यांच्या मार्गदर्शनाची आतुरतेने वाट पाहत आहोत ते राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चाचे राष्ट्रीय संयोजक भामसेपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहेब या ठिकाणी या कार्यक्रमाला मार्गदर्शन करतील अशी मी त्यांना आदराची विनंती करतो। साथियों, आज भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, पिछड़ा वर्ग म्हणजे ओबीसी, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, इन तमाम संगठनों के द्वारा 9 अप्रैल 2025 को 625 जिलों में और 32 राज्यों में जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम चलने वाला है। उसकी तैयारी के अंतर्गत आज का ये कार्यक्रम अकोला शहर में आयोजित किया गया है। साथियों, इसके लिए जो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं वह है भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से समस्त चुनाव कराने के लिए। दूसरा विषय है ओबीसी की जाति आधारित एवं सभी जाति समूहों की जाति आधारित जनगणना कराने के लिए। तीसरा है आरएसएस और बीजेपी द्वारा उन निवासी बहुजन महापुरुषों की घोर अवमानना करने के विरोध में। ऐसे 3 विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। साथियों, इन बातों को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। 1848 से लेकर 1956 तक हमारे महापुरुषों के द्वारा 108 साल का संघर्ष किया गया और 108 साल का संघर्ष करने के बाद जो संगठित शक्ति का निर्माण हमारे महापुरुषों के द्वारा किया गया, उसकी बदौलत भारत का संविधान लिखने का अवसर उपलब्ध हुआ। तो जो संविधान आज आप लोग देख रहे हैं वो अपने आप नहीं हुआ। तो 1848 से लेकर 1956 तक 108 साल का जो संघर्ष हुआ, उसकी बदौलत संविधान भारत में लागू किया गया। इस संविधान के द्वारा हमारे लोगों को तमाम अधिकार बहाल किए गए। बहुत सारे अधिकार मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। उसी में से वोट का अधिकार शुरू में हर 21 साल के व्यक्ति को और बाद में हर 18 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार बहाल किया गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो 108 साल का संघर्ष करने के बाद हमारे महापुरुष इस बात से संतुष्ट हुए कि हमें वोट का अधिकार मिला। मैं ये बात आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 108 साल के संघर्ष के बाद जब वो वोट के अधिकार से संतुष्ट हुए तो इसका मतलब है वोट का अधिकार कितना बड़ा अधिकार है। हम लोगों को पता नहीं है वोट का अधिकार इतना बड़ा अधिकार क्यों है। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा हम लोगों को ये भी कहा गया कि शासन करती जमात बनना हमारा मकसद है, हमारा उद्देश्य है।
इस देश में नहीं सारी दुनिया में जब कोई राजा हुआ करता था तो सारी दुनिया में बहुत बड़ा खून खराबा होता था। और जब खून खराबा करने के बाद जो उस खून खराबे में बच जाता था वो राजा क्लेम करता था कि मैं राजा बनूंगा। ये जो व्यवस्था चलती थी, ये व्यवस्था एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि राजा बनने का जो अधिकार है या राजा बनने का जो मामला है वो उस समय में खून खराबे से होकर गुजरने वाला रास्ता था, तभी राजा बनता था। 26 जनवरी 1950 को जब देश में संविधान लागू हुआ, लागू होने के बाद राजा बनने के लिए केवल मात्र वोट का अधिकार मिला। तलवार नहीं चलानी है, बंदूक नहीं चलाना है, हथियार नहीं चलाना है, खून खराबा नहीं करना है, केवल मात्र वोट का अधिकार मिला। वोट का अधिकार हमारे महापुरुषों ने हासिल करके दिया। जब आप वोट डालने के लिए जाते हो तो क्या आप वोट डालने के लिए जाने के दौरान आप ऐसा करते हो? उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, क्या आप ऐसा करते हो? ऐसा करते हो? ऐसा जितना जोर लगाते हो? नहीं, ऐसा करते हो गए, ऐसा कर दिया, हो गए। जोर भी नहीं लगता था। चाकू, छुरी, बंदूक, गोली, तलवार, हथियार, इतना सारा खून खराबा करने के बाद राज मिलता था। और अभी जो संवैधानिक लोकतंत्र हमारे देश में लागू हुआ, उसमें राजा बनने के लिए कोई तलवार चलाने की जरूरत नहीं, केवल मात्र ये जो है ऐसे बटन दबाना है और उसके लिए किसी प्रकार की कोई ताकत, कोई शक्ति लगानी नहीं है। तो ये जो हम बटन दबाते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत क्यों नहीं होती है? क्योंकि ताकत लगाने के पहले दिमाग फैसला करता है। अगर दिमाग ने फैसला नहीं किया होता और केवल हाथ से ही काम लिया गया होता तो फिर जोर लगाना पड़ता, मगर दिमाग फैसला करता है किसको वोट देना है और वो पहले हो जाता है दिमाग में, और उसके बाद वो जाकर उसके लिए केवल सिंपली बटन दबाता है। तो ये जो तकनीक है, ये जो तरीका है, संवैधानिक तरीका है, शांतिपूर्ण तरीका है, किसी प्रकार के खून खराबे का कोई तरीका नहीं है। इसमें सबसे अहम बात क्या है कि ये बटन दबाने के पहले दिमाग फैसला करता है। बटन दबाने के पहले दिमाग जो फैसला करता है, ये सबसे अहम मामला है और इसके लिए संगठित शक्ति के द्वारा प्रयास किया जाता है। जिसके पास संगठित शक्ति होती है वो लोगों की राय को, ओपिनियन को पहले से तैयार करते हैं। जब वोट डालने के लिए जाते हैं, वो जाने के पहले ओपिनियन तैयार करते हैं। ओपिनियन को मत बोलते हैं, तो वो तैयार करते हैं, उसके बाद जाकर बटन दबाया जाता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा अहम बात है संगठित शक्ति, जो ये काम करती हैं, जो दिमाग में पहले से फैसला करवाने का काम करती है, वो संगठित शक्ति है।
तो हम लोगों को संगठित शक्ति निर्माण करने पर सबसे ज़्यादा जोर लगाना चाहिए। मैंने अपने जीवन के 19 साल की उम्र में, हमारे देश में ऐसा कानून है कि 18 साल की उम्र जिसकी पूरी हो गई उसको सरकारी नौकरी वो कर सकता है। उसकी मिनिमम एज है 18 साल। तो 18 साल पूरा होने के बाद, तो मैं मेरिट का स्टूडेंट था और इस वजह से बगैर किसी इंटरव्यू के मेरा सिलेक्शन हो गया टेलीफोन डिपार्टमेंट में, और मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट में नौकरी करने के लिए चला गया। तो जो सेक्शन सुपरवाइज़र था उसने एक सीनियर कार्यकर्ता को मुझे ट्रेनिंग देने के काम पर लगाया। उसने मुझे 10 बजे से 6 बजे तक डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग दिया और 6 बजे के बाद वो मुझे दूसरे मीटिंग के लिए लेके गया। तो मैं, अभी वो मेरा सीनियर था, वो मुझे ट्रेनिंग दे रहा था, मैं उसके पीछे पीछे चला गया। तो 6 बजे के बाद वो दूसरे मीटिंग में लेके गया, वो बामसेफ की मीटिंग थी। तो नौकरी में लगा 19 साल के दरमियान, तो पहले ही दिन मैं बामसेफ के मीटिंग में गया और उसी दिन से मैं बामसेफ में शामिल हो गया, क्योंकि बामसेफ कर्मचारियों का संगठन था। और फिर बाद में जो मुझे बामसेफ में लेके गया, बाद में मैं ही उसको मार्गदर्शन करता था, क्योंकि मैं ज़्यादा समय लगाता था, और जितनी सैलरी मिलती थी सारी की सारी उसी पर खर्चा करता था। तो स्वाभाविक है, जब अब ऐसा कोई आदमी करेगा तो दूसरे लोगों को तो उसका ही सुनना पड़ेगा। तो इसीलिए ऐसा करने की वजह से फिर मैंने इस काम को पूरे मन से, मनोयोग से काम शुरू किया 19 साल की उम्र से। तो आज मेरी 68 साल की उम्र है, तो लगभग 48-49 साल का समय हो गया। इतना लंबा समय लगाकर अभी 625 जिलों में ये बामसेफ का संगठन हमने फैलाया, देश भर में 32 राज्यों में। मैं, आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, 500 जिलों में खुद फिजिकली मीटिंग कराए, सारे देश भर में। हमारे देश में 769 जिले हैं, उसमें 500 जिलों में। महाराष्ट्र में क्या है, हमारे लोग जो है, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वो महाराष्ट्र में ही, महाराष्ट्र के बाहर नहीं। कुछ लोगों को थोड़ा सा सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, मगर मैं अच्छा लगने के लिए बोलता ही नहीं, जो सही है वो बोलता हूँ। अच्छा लगता नहीं लगता मैं इसकी परवाह नहीं करता। मैं एक इसलिए कह रहा हूँ कि ये विचारधारा जो फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा है, ये हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, वो सारे देश भर में होना चाहिए, सारे देश भर में उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, और सारे देश भर में हमने उसका प्रचार प्रसार किया। और सारे देश भर में प्रचार प्रसार करने की वजह से आज आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, 769 जिलों में से 625 जिलों में ये जो भारत बंद का कार्यक्रम है या जेल भरो का कार्यक्रम है, इतने जिलों में होने वाला है, सारे देश भर में। तो केवल बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मेरे नाम का जय जयकार करने से ज़्यादा, ये मेरे शब्द नहीं है बाबा साहब के, मेरे नाम का जय जयकार करने से ज़्यादा जो काम मैंने करने के लिए कहा वो करो, मेरा जय जयकार करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर महान थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर सोचते थे मेरे को तेरे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, मैं महान हूँ। तुम कहोगे बाबा साहब महान थे तब मैं महान हूँ, नहीं, पहले ही हूँ।
तुम्हारे सर्टिफिकेट के ऊपर मैं निर्भर नहीं हूं। वैसे मेरे पास ही बहुत सर्टिफिकेट है, भारत के भी है, अमेरिका के है, लंदन के है और न जाने कितने देशों के सर्टिफिकेट मेरे पास में है। मगर हमारे भोले भाले लोग जो है, भोले शंकर लोग जो है, वो ऐसा सोचते रहते हैं कि बाबा साहब को भी हमारे तरफ से कोई सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर को किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि हमें उन्होंने जो आंदोलन चलाया और उन्होंने जो मार्गदर्शन के तौर पर हमें कहा कि जो काम मैं चाहता हूं वो काम हो, उस पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। तो मैंने ऐसा सोचा, दूसरे लोग करे या ना करे, मुझे करना चाहिए। तो मैंने उस काम पर ध्यान केंद्रित किया और 625 जिलों में ये संगठन सारे देश भर में फैलाया। आप सुनकर हैरान हो जाओगे, आज आरएसएस के साथ अगर तगड़ा मुकाबला कोई कर सकता है तो ये केवल हमारा संगठन है। हमारे लोग, तमाम लोग आरएसएस के विरोध करते रहते हैं, देश के तमाम लोग बयान देते रहते हैं आरएसएस के विरोध में, मगर किसी ने भी आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जाकर उसको घेरना चाहिए ऐसा सोचा ही नहीं। मतलब इधर नहीं सोचा, करने का छोड़ो, इधर सोचा भी नहीं, दिमाग में भी नहीं सोचा। बोलते थे आरएसएस के विरोध में, मगर आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाके घेरने का 10-15 दिन पहले ही ये जो अपना सरसंघ चालक है, क्या नाम उसका, मैं याद भी नहीं रखता हूँ ऐसे लोगों के नाम जो है, तो वो पहले ही लॉक लगा कर भाग गया, आए ही नहीं 10-15 दिन उधर लॉक लगाकर। ऐसा आरएसएस के जीवन में, आरएसएस के इतिहास में आरएसएस को घेरने का कार्यक्रम हमने केवल कहा नहीं, ऐसा करके दिखाया। तो ऐसा तो किसी ने सोचा भी नहीं और ऐसा हमने करके दिखाया। उसके पीछे हमारी आंतरिक संगठित शक्ति है और हमारी प्रतिबद्धता है, हमारा कमिटमेंट है। हम जिस उद्देश्य को, विचारधारा को मानते हैं, वो केवल मानते नहीं है, दृढ़ संकल्प है हमारा, दृढ़ विश्वास है उस सिद्धांतों पर। उसके आधार पर हमने ऐसा किया, केवल बोलने की बात नहीं, तो ये काम हमने करके दिखाने का काम किया। साथियों, अभी भारत के लोकतंत्र को बचाने का मतलब है कि ये जो ईवीएम मशीन के द्वारा हमारे लोगों के वोट चुराए जा रहे हैं, हमारे लोगों के जो वोट है वो ईवीएम मशीन के द्वारा चोरी किए जा रहे हैं और किसी को पता ही नहीं है। हमारे तमाम लोगों को ये पता ही नहीं है कि ईवीएम मशीन के द्वारा वोटों की चोरी हो रही है। आप लोगों को ये भी जानकारी दे दूं, मैं ही सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट में ये जो पेपर ट्रेल अभी आप देख रहे हो ना, पेपर ट्रेल, ये जो आंखों से दिखाई देता है ना, पहले तो दिखाई भी नहीं देता था। आपने जो बटन दबाते थे तो आंखों से दिखाई नहीं देता था, अभी आप बटन दबाते हो तो आपने जहां बटन दबाया वो आंखों से दिखाई देता है। वो मैंने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर दिलवा कर मैंने लागू करवाया। ये सारे देश भर में 13 लाख जगह पर ये मैंने लागू करवाया। मैं सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो आप अभी बटन दबाने के बाद आंखों से देखते हो कि आपने किसको वोट दिया, आपको आंखों से दिखाई देता है, वो मैंने लगवाया। साथियों, ये लड़ाई कौन से समय में किस तरीके से क्या करना चाहिए, ये लड़ाई सारे देश भर में हमारे लोगों को पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है किस तरह से काम देश में चल रहा है। क्यों ऐसा ईवीएम मशीन लाया गया, यह है सबसे बड़ा सवाल। ये ईवीएम मशीन लाया क्यों गया? जैसे जैसे ये जागरण बढ़ा और शासक वर्ग ब्राह्मण, जिनकी संख्या देश में 3.5% है, उनको ऐसा लगा
कि अब हमारे हाथ से सारी बागडोर चली जाएगी, सब कुछ हमारे नियंत्रण से चला जाएगा। जब उनको ऐसा लगा तब उन्होंने ऐसा सोचा कि ईवीएम मशीन लाया जाना चाहिए और ये जागृत लोगों के वोट जो है वो हम लोगों को चुराना चाहिए। तो ये उनको लगा तब जाकर के उन्होंने ईवीएम मशीन लाया। और ईवीएम मशीन में जब आप अपने वोट डालते हो तो ये ईवीएम मशीन में जाने के बाद पहले तो दिखता भी नहीं था, अभी तो आपको दिखाई देता है कि आपने किसको बटन दबाया, मगर ईवीएम मशीन के अंदर आपने जो देखा हुआ वोट है वो ईवीएम मशीन के अंदर जाने के बाद जब वहां जमा होता है, किसको पता है आपका जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या आपको पता है टेक्नोलॉजी कि ईवीएम मशीन में आपके वोट के काउंटिंग या रिकाउंटिंग या और तमाम किस्म की बातें छोड़ो, पहले से चिप लगाई जाती है, पहले से निर्धारित किया जाता है कौन से पार्टी को चुनाव जीतवाना है। कांग्रेस को मालूम है, बीजेपी को भी मालूम है। कांग्रेस ने 10 साल इसी तरह से किया, बीजेपी ने 10 साल किया, कांग्रेस चुप थी। अब ऐसा लग रहा है कि और 10 साल बीजेपी वाले करेंगे। 10 साल हो गया, और 10 साल बीजेपी वाले करेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे अभी आप करो 10 साल, फिर 10 साल। ये सारा खेल चल रहा है। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ईवीएम मशीन को हम फोड़ेंगे। तो ईवीएम मशीन को फोड़ने से ये समस्या का समाधान होगा क्या? मैं भी ऐसे सोचता था ईवीएम मशीन फोड़ेंगे, तो मैं बहुत दिन सोचता था कि ईवीएम मशीन फोड़ने से ये समस्या का समाधान होगा क्या? मुझे अभी फोड़ने से समस्या का समाधान होगा ऐसा लगता नहीं है। और फोड़ने ओढ़ने का जो काम है वो क्या है? वो फिजिकल काम है, मगर काम दिमाग से करना होगा। फिजिकल काम करने से इस समस्या का समाधान होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। ये दिमाग से करना होगा, इसका समाधान करना होगा। तो इसका समाधान क्या है? जैसे जितने देर तक ईवीएम मशीन रहेगी उतने देर तक हम लोगों को आंदोलन चलाने का मौका मिलेगा। अरे समझ में आ रहा कुछ? देखो, आंदोलन चलाने वाले जो लोग होते हैं ना, उन लोगों के सोचने का तौर तरीका अलग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इशू ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं चला, आंदोलन कैसे करें? अरे समझ में आ रहा? मान लो कोई इशू है ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं है, अगर कोई समस्या है ही नहीं तो आंदोलन करे कैसा? लोगों के पास जाए कैसा? अगर लोगों के कोई समस्या ही नहीं है और बगैर समस्या के लोगों के पास गए, लोग काहे के लिए आए? काहे के लिए आए? आपके पास कोई जवाब ही नहीं, काहे के लिए लोगों ने कुछ। लोगों के पास जाने के लिए कोई इशू चाहिए, कोई मुद्दा चाहिए। तो अगर आप ईवीएम मशीन का जो मुद्दा है वो सॉल्व नहीं कर रहे, ओके ठीक है, नहीं कर रहे, मौका है, सॉल्व नहीं कर रहे, मौका है, तो आपने पहले कुछ लोगों को तैयार किया, फिर उसके बाद कुछ लोगों को तैयार किया, फिर कुछ लोगों को तैयार किया, तो एक समय आएगा कि आपने 50 करोड़ लोगों को तैयार किया। जब आप 50 करोड़ लोगों को तैयार करोगे तो फिर आपके पास बदलाव करने का ताकत आएगी। आखिर लोकतंत्र में जो बदलाव है वो तो लोग ही करेंगे, और लोग तब करते हैं जब संगठित शक्ति का निर्माण करके कोई संगठन इस तरह का काम लोगों से करवाता है, तब जाकर के वो काम होता है, अन्यथा काम नहीं होता है। तो इसीलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर ईवीएम मशीन है
और आपको बार बार उसके विरोध में जनमत तैयार करने का और देशव्यापी आंदोलन तैयार करने का मौका मिलेगा। अब हम इसी पर काम कर रहे हैं। 2030 तक टोटल 6.5 लाख गांव है भारत में, तो 6 लाख गांव में ये संगठन फैलाना है। अब अगर हमारे पास ईवीएम की समस्या रहेगी तो 6 लाख गांव में 2030 तक संगठन फैलाने का मौका है। लोगों को बोले अरे साले हमारे वोटों की चोरी हो रही है। लोगों को जब लगेगा वोटों की चोरी हो रही है तो लोगों को लगने की वजह से लोग ईवीएम मशीन के विरोध के तमाम आंदोलनों में साथ सहयोग और समर्थन करते रहेंगे। और इस तरह से ये आंदोलन नहीं रहेगा, ये आंदोलन जन आंदोलन में रूपांतरित हो जाएगा। जब आंदोलन जन आंदोलन में रूपांतरित हो जाएगा तो समस्या का समाधान होगा। देख लूंगा, इससे भी देख लूंगा, इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये काम मार पिटाई वाला काम नहीं है, ये दिमाग का काम है। और दिमाग का काम दिमागी रूप से होना चाहिए और उसका दिमागी रूप से समाधान निकालना चाहिए और फिर समाज में उसे लागू करना चाहिए और समाज को उस काम के लिए तैयार करना चाहिए। इसके लिए पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, इसके लिए पेशेंस की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है। और बाबा साहब आम्बेडकर इसी तरह के शांति का तरीका अपनाते थे। तोड़फोड़ करने का बाबा साहब आम्बेडकर ने कोई जीवन भर रास्ता नहीं अपनाया और काम तो बहुत बड़ा किया। बाबा साहब आम्बेडकर ने तोड़फोड़ का काम किया नहीं, एक भी काम तोड़फोड़ का नहीं किया, मगर जिंदगी में काम तो बहुत बड़ा किया। तो इसका मतलब ये है कि कोई तरीका है जो मार पिटाई करने से भी ज्यादा शांतिपूर्ण तरीके से हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और वो बड़ा बदलाव लाने का काम हमें करना चाहिए और वो तरीका है लोगों के दिमाग में बदलाव लाने का काम करना चाहिए। अगर हम लोगों के दिमाग में बदलाव लाने का काम करेंगे तो क्या होगा, लोग हमारे साथ सहयोग और समर्थन में आएंगे, तो इससे विशाल संगठन खड़ा होगा, आंदोलन खड़ा होगा। दलित पैंथर के लोग हुआ करते थे हमारे महाराष्ट्र में, तो हम क्या करते थे, 50-100 लोगों को इकट्ठा करके उसको दिन भर ट्रेनिंग देते थे। तो दलित पैंथर के लोग मुर्दाबाद जिंदाबाद करने वाले लोगों का आंदोलन चलता था ना महाराष्ट्र में, वो लोग हमको क्या बोलते, अरे मास्तर की करून काय होणार आहे, हे तुम्ही 100-1 लोक घेऊन बसता दिवसभर त्याला सांगत राहता, हे अशा प्रकारची मास्तर की किरण काय बदल होणार आहे, ते आम्हाला असं सांगायचे त्यावेळेस। आता ते कुठं गायब झालेत, मला आणखी काही दिसून नाही राहिलेत। मी कधी कधी मी मायक्रोस्कोपमध्ये बघतो त्यांना कुठं आहेत काय दिसत नाहीत, ते कुठे गेलेत। पण आम्ही 625 जिल्ह्यात पोहोचलो, हे 625 जिल्ह्यामध्ये ते दलित पैंथर मला कुठे दिसलं नाही। आज तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईब, अदर बॅकवर्ड क्लास, मायनॉरिटी यांचे 2400 पेक्षा जातीचे जे तुकडे आहेत, शेड्यूल कास्टचे, शेड्यूल ट्राईबचे, ओमेडिक ट्राईबचे, MBCचे, OBCचे, मायनॉरिटीचे, मुस्लिम, सीख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत यांचे 2400 पेक्षा जास्त तुकडे, टोटल 6500 तुकडे ब्राह्मणांनी केले। त्यापैकी 2400 पेक्षा जास्त तुकड्यामध्ये जो समाज विभाजित आहे ते लोक देशभरामध्ये आमच्याबरोबर मिळून काम करतात। याचा अर्थ असा की त्या लोकांना मानसिकरित्या, बौद्धिकरित्या, वैचारिकरित्या समजावून सांगून आम्ही जोडलेलं आहे, समजावून सांगून विचारपूर्वक त्यांना जोडलेलं आहे। आणि ते लोक जे विचारपूर्वक जोडलेले आहेत ते स्वतःची बुद्धी, पैसा, हुनर, समय, श्रम हे स्वतःच लावतात। बुद्धी, पैसा, हुनर, समय, श्रम सर्व लावतात। माझ्याजवळ काही पैसे नाही आहेत आणि टाटा, बिर्ला, अंबानीला काही मी पैसे मागत नाही,
माझा सरळ सरळ सिद्धांत आहे, ज्या लोकांचे प्रश्न आहेत, ज्या लोकांना प्रश्नांचं समाधान करायचं आहे, त्याच लोकांनी आपली बुद्धी, पैसा, हुनर, समय, श्रम लावला पाहिजे. बाहेरून लावल्याने त्या प्रश्नाचं समाधान होणार नाही. आज आमच्या महापुरुषांनी जे आंदोलन फुले शाहू आंबेडकरांनी चालवलं, त्या माध्यमातून शिक्षणाचा अधिकार मिळाला. शिक्षण घेणाऱ्या आमच्या लोकांना स्कॉलरशिप दिली जाते, म्हणजे त्यांना व्यावसायिक शिक्षण घेण्यासाठी स्कॉलरशिप दिली जाते. त्यानंतर रिझर्वेशन त्यांना लागू करण्यात आलंय आणि त्या रिझर्वेशनच्या अंतर्गत त्यांना नोकऱ्या मिळाल्यात आणि त्या नोकऱ्या ज्या आहेत जवळपास 20 लाखापेक्षा जास्त नोकऱ्या आहेत. कित्येक हजार करोड रुपयाची त्यांना सॅलरी मिळते. कदाचित लाख करोड रुपयामध्ये सॅलरी मिळत असेल आमच्या लोकांना. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की कालपर्वाचं जे भारत सरकारचं बजेट आहे ते 42 लाख करोड रुपयाचं आहे. आता हा 42 लाख करोड किती आकडा आहे हे आम्हाला लोकांना कळत नाही. आम्ही जास्तीत जास्त लाखपर्यंत विचार करणारे लोक आहोत. लाख आमच्या लोकांना लाख समजतं, लाख बरोबर, पण 42 लाख करोड आम्ही किती आकडा आहे. बऱ्याच शिकलेल्या लोकांना तेच किती आहे यशवंत साहेब. अरे मीच तर तुला विचारून आलो किती आहे, तर तूच मला उलटा मला विचारून राहिला आहे. 42 लाख करोड म्हणजे हे एका वर्षाचं भारत सरकारचं बजेट आहे. एवढा टॅक्स भारत सरकारकडे जमा होतो आणि 1 वर्षामध्ये ते खर्च करतात. म्हणजे याचा अर्थ राज्य सरकार वेगळं बजेट आहे. म्हणजे हे केंद्र सरकारचं सांगून राहिलोय, राज्य सरकारचं बजेट वेगळं आहे. त्यानंतर महानगरपालिकेचं बजेट वेगळं आहे, नगरपालिकेचं बजेट वेगळं आहे, जिल्हा पंचायतचं बजेट वेगळं आहे, तालुका पंचायतचं बजेट वेगळं आहे, ग्रामपंचायतचं बजेट वेगळं आहे आणि प्रत्येकाला टॅक्स लावण्याचा अधिकार आहे आणि घटनात्मक अधिकार आहे आणि तो पैसा गोळा होतो आणि तो पैसा खर्च होतो. तेव्हा इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये हा पैसा गोळा होऊन खर्च होतो, तेव्हा पैशाची काही कमतरता, टॅक्स स्वरूपामध्ये जो गोळा होतो तो कमतरता आहे असं काही म्हणता येत नाही. खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये पैसा आहे. त्या पैशाचा विनियोग लोकांच्या जीवनामध्ये फार मोठा बदल घडवून आणण्यासाठी व्हायला पाहिजे. तर या देशामध्ये त्या पैशाचा विनियोग योग्य पद्धतीनं होताना दिसत नाही. विदेशामध्ये शिक्षण घेण्यासाठी काही लाख करोड रुपये खर्च केले जाऊ शकतात. म्हणजे भारतीय जी शिक्षण प्रणाली आहे ती फार उच्च दर्जाची शिक्षण प्रणाली नाही. तेव्हा आपल्यामधील काही अनुसूचित जाती, जनजाती आणि ओबीसीमधील विद्यार्थ्यांना विदेशामध्ये शिक्षण घेण्यासाठी पाठवलं पाहिजे. बाबासाहेब आंबेडकरांना विदेशामध्ये शिक्षण घेण्याची संधी मिळाली तर त्या एका माणसाने काय करून दाखवलं आपल्या लक्षात आहे. जर असे लाखो लोक जर समजा विदेशामध्ये शिक्षण घेऊन भारतात आले तर ते भारतीय समाजामध्ये किती मोठ्या प्रमाणामध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी त्यांच्या बौद्धिक क्षमतेचा उपयोग होईल आपण त्याचा अंदाज बांधू शकतो. म्हणजे असं करता येऊ शकते, अशा पद्धतीचा खर्च करता येऊ शकतो. परंतु राज्यकर्ता वर्ग जर समजा ब्राह्मणच असेल तर तो आमच्या विद्यार्थ्यांना विदेशामध्ये शिक्षण घेण्यासाठी बजेट का देईल, कशासाठी देईल. ते तर असा विचार करतील त्याला फार चुकीच्या पद्धतीनं आंबेडकरांना विदेशी शिक्षण घ्यायला संधी मिळाली असे लाखो लोक झाले तर आम्हाला चुना लावतील. म्हणजे आमचं सारं वर्चस्व मुळात सगळं निपटून काढतील. तेव्हा आपल्याला या सर्व बाबीचा बारकाव्यानं विचार करून संघटित शक्ती निर्माण करण्यावर जास्त भर दिला पाहिजे. म्हणून मी माझ्या आयुष्याचे 48 वर्ष एवढा कालावधी, 48 वर्ष म्हणजे जवळपास 100 मधले 50 एवढं वर्ष कालावधीमध्ये मी हे एवढं मोशाल संघटन निर्माण करण्यामध्ये वेळ लावला आहे. आणि आज
तो वेळ लावलेच्या माध्यमातून जे एवढं मोठं विशाल संघटन निर्माण करण्यामध्ये यश मिळालं, त्याचा परिणाम म्हणून 625 जिल्ह्यामध्ये आम्ही हे जेल भरो आंदोलन करणार 9 तारखेला. त्यानंतर 1 जुलैला भारत बंद करणार देशव्यापी. त्यावरून अंदाज करू शकता की आपल्याला आपल्या समस्यांचं समाधान करण्यासाठी किती मोठी संघटित शक्ती निर्माण करणं आवश्यक आहे. एवढी मोठी संघटित शक्ती निर्माण केल्याशिवाय आपले प्रश्न सॉल्व्ह होणार नाहीत. राज्य सत्ता निश्चितपणे आपल्या लोकांना मिळाली पाहिजे. आपण असा विचार करतो हे आपलं काम नाही आहे. मुख्यमंत्री होणे आपलं काम नाही, प्रधानमंत्री होणे आपलं काम नाही, असा आपण विचार करतो. परंतु मतदानाचा जो अधिकार आहे त्या अधिकाराच्या आधारावर आपण मुख्यमंत्री होऊ शकतो, प्रधानमंत्री होऊ शकतो. त्यासाठी काही फार मोठं युद्ध लढण्याची जरूरत नाही आहे. आपल्याच लोकांचे 100 पैकी 85 मतं आहेत. 100 पैकी SC ST OBC मायनॉरिटी 100 पैकी 85 मतं आहेत. 30-40% मतं फक्त आपल्याला हवी आहेत. एवढ्या मतांच्या आधारावर आपण बहुसंख्य जागा निवडून आणू शकतो असा विश्वास आमच्या लोकांमध्ये नाही की आम्ही असं करू शकतो. त्यासाठी कुठली तलवार चालवायची नाही आहे, कुठलं युद्ध करायचं नाही आहे, कुठलं रक्तपात करायचं नाही आहे, काही करायचं नाही आहे. तरी पण आमच्या लोकांचा विश्वास नाही. नहीं, ये नहीं हो सकता. बाबा साहब आम्बेडकर को भी लोग ऐसा कहते थे, ये नहीं हो सकता. काशीराम जी ने भी अपने भाषण में एक जगह कहा कि उत्तर प्रदेश में जब मैं गया तो उत्तर प्रदेश के लोगों को मैंने कहा कि हम वोट के अधिकार का उपयोग और प्रयोग करके अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं. तो लोगों ने काशीराम जी को कहा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता. और उन्होंने वहां जोर लगाया, ताकत लगाई, लोगों को समझाने का काम किया और 4 बार मायावती को काशीराम जी ने मुख्यमंत्री बनाया. और बनाने के बाद दूसरे राज्यों में जाकर बोलते थे, देखो अभी आप बोलते थे नहीं हो सकता, हो गया. हमारे लोगों का निगेटिव थिंकिंग इतना ज्यादा होता था. जब वो उत्तर प्रदेश का उदाहरण हरियाणा में बताते थे तो हरियाणा के लोग क्या बोलते थे, उत्तर प्रदेश में हो सकता है, हरियाणा में नहीं हो सकता. नेगेटिव जो थिंकिंग है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, नहीं वो वहाँ हो गया, वो ठीक है, वहाँ हो सकता है, तो हो गया. वो हरियाणा में नहीं हो सकता. जहाँ हो गया नहीं वहाँ हो गया, वो पंजाब में नहीं हो सकता. अब निगेटिव थिंकिंग की वजह से हमारे लोगों का कितना नुकसान हुआ. निगेटिव थिंकिंग से क्या होता है मालूम, नहीं हो सकता. मान लो आपने ऐसा सोचा नहीं हो सकता, तो उसका सोचने का तर्कसंगत परिणाम क्या होता है, जब हो ही नहीं सकता तो करने की क्या जरूरत है. एक सोचने का तरीका आपको देखो कैसे बदलता है. हो नहीं सकता फिर करने की क्या जरूरत है. जब आदमी कुछ करेगा ही नहीं तो फिर बदलाव होगा कैसे. करने से बदलाव होगा ना, करने से होता है. अब मैं इतना लंबा समय लगाकर इतना बड़ा संगठन खड़ा किया और इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया कि आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरने का हमने ऐलान किया, हमने करके दिखाया. और उसके बाद में हम लोग जेल भरो आंदोलन करने का ऐलान कर रहे हैं, फिर भारत बंद करने का आंदोलन कर रहे हैं. और 2030 तक हम लोग प्लान बना रहे हैं कि 6 लाख गांवों का संगठन खड़ा हो जाना चाहिए. पहले एक एक आदमी को, पढ़े लिखे आदमी को समझा कर मैंने संगठन खड़ा किया. अभी आंदोलन खड़ा करके 6 लाख गांव का और 15 लाख बूथ का संगठन खड़ा करने का प्लान हम बना रहे हैं. और 2030 तक ऐसी योजना है जिस पर हम काम कर रहे हैं. हमारे पास कोई योजना तो होनी चाहिए ना जिस पर हम अमल करें. अगर हमारे पास कोई प्लानिंग ही नहीं तो अमल किस चीज़ का करें.
हमारे पास ऐसा प्लानिंग है कि 2 करोड़ लोगों का सामाजिक समूहों का ग्रुप तैयार करके हम लोग एक विशाल संगठन 2030 तक खड़ा करना चाहते हैं। अगर एक सामाजिक समूह में 10 जाति के लोगों को इकट्ठा करें तो ये बहुत बड़ा 2 × 10 20 जातियाँ जो है इकट्ठा हो जाएगी, 20 करोड़ लोग इकट्ठा हो जाएंगे। अगर 20 लोग इकट्ठा हो जाए तो 40 करोड़ हो जाएंगे, और 40 करोड़ लोगों को अगर सड़कों पर उतारा जाए, गांधी जी ने तो 3 करोड़ लोगों को सड़कों पर उतारा था, अंग्रेज चले गए। अगर हमने 40 करोड़ लोगों को सड़कों पर उतारा तो हम लोग इस देश में शासन करती जमात बन सकते हैं, जैसा बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा। जितनी तालियां बजाने वाले लोग हैं उन लोगों को अपने अपने गांव, अपने अपने इलाके में भी अगर प्रचार किया तो भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अकोला के लोगों को जम्मू कश्मीर में करना चाहिए, नहीं, अकोला नहीं, कर लो, बाकी मैं देख लेता हूं, वो मेरा काम है। आप अकोला का देख लो, बाकी का मैं देख लेता हूं। मगर अकोला का तो तुम देखो, तुम्हारे जिले का तो देखो। तुम्हारे जिले का अगर तुमने देख लिया, हर जिले में जाकर कह रहा हूं तुम्हारे जिले का देखो, बाकी मैं देख लेता हूं। तो संगठित शक्ति से बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है, और ये बड़ा बदलाव लाने के लिए ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं। छोटा मोटा काम करने के लिए काम नहीं कर रहे, बड़े बदलाव के लिए काम कर रहे। इस देश में जो ईवीएम मशीन का मामला है, ये ईवीएम मशीन का मामला अगर हल होता है तो भी हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर वो लोग हल नहीं करते हैं तो एक काम करो, छेला गांव का संगठन खड़ा करो तो भी समाधान है। यानी दोनों स्थिति में समाधान है। अगर समस्या का समाधान करते ईवीएम का तो ठीक है, नहीं करते हैं तो 15 लाख सामाजिक समूहों का एक संगठन विशाल खड़ा करो तो हमारे पास संगठित शक्ति होगी, और संगठित शक्ति के बल पर जो हम चाहते हैं वो इस देश में बदलाव करने के लायक हो जाएंगे। तो ये तरीके हैं, इस तरीके का उपयोग और प्रयोग करके हम लोग कामयाब हो सकते हैं। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर वामन मेश्राम साहेब, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेफ, भारत मुक्ती मोर्चा नई दिल्ली। यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचा शेवटचा टप्पा आभार प्रदर्शन, ते करण्यासाठी मी माननीय संदेश कांबळे सर, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय विद्यार्थी मोर्चा यांना या ठिकाणी बोलावतो। खूप खूप धन्यवाद सर। साथियों, एक सूचना आहे, भारत मुक्ती मोर्चाचं जे कॅलेंडर आहे इथं स्टॉलवर उपलब्ध आहे। या कॅलेंडरची किंमत 60 रुपये आहे, परंतु आजच्या या जनसभेच्या निमित्ताने हे जे कॅलेंडर आहे हे 40 रुपयाला मिळत आहे। तर हे कॅलेंडर आपण सर्वांनी विकत घ्यावे। धन्यवाद। साथियों, भारत मुक्ती मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा अंतर्गत 9 एप्रिल 2025 राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलनच्या तयारी अंतर्गत मूलनिवासी बहुजन समाज जोडो यात्रा याकरिता या जनसभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या जनसभेची अध्यक्षता माननीय वामन मेश्राम साहेब, राष्ट्रीय संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ती मोर्चा यांनी केली, त्याबद्दल मी साहेबांचे आभार व्यक्त करतो। तसेच आजच्या कार्यक्रमाकरिता मुख्य अतिथी म्हणून माननीय गजानन हरणे सर, संयोजक निर्भय बनो जन आंदोलन अकोला जिल्हा, तसेच विशेष अतिथी म्हणून माननीय चंद्रकांत बापूराव झटाले, लेखक, पत्रकार आणि वक्ते, तसेच माननीय शिवाजी श्रीकृष्ण पटोकार, लेखक आणि सामाजिक कार्यकर्ते, तसेच माननीय शाहिद इक्बाल, राज्य सचिव राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा महाराष्ट्र, तसेच माननीय आकाशदादा शिरसाट, सम्राट अशोक सेना महाराष्ट्र राज्य हे उपस्थित राहिले।
या सर्वांचे मी आभार व्यक्त करतो। त्याचप्रमाणे अकोला जिल्ह्यातून आपण वेगवेगळ्या तालुक्यातून वेगवेगळ्या गावातून इथं उपस्थित राहिलात, आपले सुद्धा मी आभार व्यक्त करतो। त्याचप्रमाणे ज्यांनी हा हॉल उपलब्ध करून दिला त्यांचे सुद्धा मी आभार व्यक्त करतो। या जनसभेचे जे संचालन आहे हे संचालन माननीय राहुल वाकोडे सर यांनी केले, त्यांचे सुद्धा मी आभार व्यक्त करतो। आणि या जनसभेला सफल करण्यासाठी ज्यांनी ज्यांनी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष साथ सहयोग दिला त्यांचे सुद्धा मी आभार व्यक्त करतो। आणि अध्यक्षांच्या परवानगीने ही जी जनसभा आहे ही समाप्त झाली असे जाहीर करतो। धन्यवाद।